हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी क्लास 10th के लिए खासकर सेंटर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी हम गणित और साइंस की ओर विशेष बल दिए हैं और आपको प्रत्येक दिन हर दिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव मोड में आपका क्वेश्चन आता है। आज आपका 110 जो कोड है गणित का, सब्जेक्ट कोड 110, अर्थात मैथ के कुल मिलाकर के हम 50 प्रश्नों को देखेंगे और इसी में थोड़ी सी बेसिक थ्योरी को देख करके आगे बढ़ेंगे। बिना डायलॉग दिए हुए हम लोग प्रयास करते हैं, बिना सामान्य बातों पर विशेष चर्चा करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले प्रश्न को देखिए। हालांकि आपके वीडियो में बता दिए हैं पहले वीडियो में कि कैसे हमको अटेम्प्ट लेना है, कितने क्वेश्चन को बनाना है, कितने क्वेश्चन को छोड़ना है, और हर दिन इसी टाइप का क्वेश्चन है। बस आपसे क्वेश्चन से यही रूबरू कराना चाहते हैं कि किस टाइप का प्रश्न आता है, उनको आप केवल देखिए और समझिए। प्रश्न से स्पष्ट है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में होता है, और अर्थात नीचे वाला डाटा जो होता है ना Q, यानी जिसे हर कहते हैं, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे फंस जाते क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ 5 में अगर जीरो से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट ज्ञाते नहीं होगा, भागे नहीं होगा। आप मोबाइल में देखिए, भाग दे करके 5 में भाग दीजिएगा जीरो से तो फाइंड ही नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो में अगर 5 से या दुनिया के किसी अंक से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। ये तो आपको बेसिक जानकारी दिए हैं। अर्थात हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए, और वो P बटा Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कौन परिमेय संख्या, तो रूट 7 तो अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ रूट 25 के बाहर 5 तो निकल जाएगा, लेकिन ये तत्तरे में दबल रह गया ना रूट 3, तो ये भी अपरिमेय है। रूट 9 का 3 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये रूट 3 तत्तरे में दबल रह गया, माने अपरिमेय है। अगर इस प्रश्न को ऑपरेशन कीजिएगा तो ये 1/2 के रूप में बाहर निकलेगा। 4 को फैक्टर तोड़ करके बाहर निकालिएगा तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब भी संख्या से रिलेटेड बात होते तो कुल मिलाकर के हमें 10 संख्याओं से रूबरू होना होता है। जैसे कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत 1 से लेकर के अनंत तक गिनते हैं, नहीं प्राकृत संख्या में जीरो लगा देते हैं, नहीं तो जीरो से लेकर के अनंत वाली संख्या पूर्ण संख्या होगी, उसमें माइनस अंक वाला फेंट दीजिए। अर्थात माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जो संख्या 2 से कट गया वो सम है, और जो 2 से नहीं कटा वो विषम है। भाज्य संख्या जो 1 से कटे अपने आप के अलावा किसी दूसरे से कट जाए तो वो भाज्य है, और जो संख्या 1 और केवल अपने आप से कटता है उसे अभाज्य कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 है। परिमेय और अपरिमेय की चर्चा चल ही गया है ना, और ये सभी संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपको क्या कहते हैं, उन क्वेश्चन को देखिए। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए का रूप कैसा होगा? विषम चाहिए। अगर m कोई पूर्णांक है, अगर यहाँ पर m की जगह 1 दीजिएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये सम ना आ गया, तो इसका मतलब ये बोकस हो गया। m की जगह कोनो डाटा चेक करके देखिए। अगर 3 डालिएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 डालिएगा तो 3 होगा। तो बोला प्रत्येक के लिए ना, प्रत्येक माने कोई ऐसा मान दीजिए ताकि वो विषम में वो कर दे। अगर 1 डालिएगा तो ठीक है, लेकिन 2 यहाँ पर डाल दीजिएगा तो सम ना हो जाएगा। यह ऑप्शन क्या हो गया? आपका बोकस हो गया। यहाँ देखिए, बोला आपको विषम। अगर 1 डालिएगा तो 2 1 कम 2 2 आएगा, 2 डालिएगा तो 4 आएगा। यह ऑप्शन सम में आ रहा है, आपको विषम चाहिए। यहाँ देखिए, अगर 1 डालिएगा तो 2 1 कम 2 आए, कितना हो जाएगा? 3। 2 डालिएगा यहाँ पे तो ये 2 दूना 4 आए, कितना हो जाएगा? 5। अगर 3 डालेगा तो 3 दूना 6 है, कितना आ जाएगा? 7। माने सब का सब विषम में आ रहा है ना, इस वजह से आपका उत्तर डी सही होगा। विषम डिमांड कर रहा था, आपको चेक करके बोला प्रत्येक। तो यहाँ पर आपके मन में प्रश्न होगा कि सर अगर 2 डालेगा तो 2 1 3 आ जाएगा ना, तो 3 तो यहाँ पर विषम आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन में ना विषम आया। यहाँ शब्द जुड़ा हुआ है प्रत्येक, ऐसा सब बार विषम आना चाहिए। जो ऑप्शन आपको डी कंप्लीट आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 3 में चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए हम लोग अंश और हर को देखते हैं। हर यानी नीचे के फैक्टर केवल 2 2 का गुणनखंड हो तो शांत होगा, 5 5 का गुणनखंड हो तो शांत होगा, 2 और 5 का गुणनखंड हो तो शांत होगा। अगर उसके अलावा हर यानी नीचे फैक्टर में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो क्या होता है? अशांत। ढूंढिए ऑप्शन को। यहाँ पर ढूंढने पर आपको शांत बोला है ना, तो इसको अगर 91 को तोड़िएगा तो 13 असत्य,
तो जब ये 7 और 13 उल्टा पुल्टा चीज़ अगवे 2 5 नहीं आया, माने ये क्या है, अशांत है। यहाँ 23 तो खुद अशांत है, क्योंकि 23 2 और 5 का फैक्टर है ही नहीं। 45 को तोड़िएगा तब 45 में भी देखिए 3 तिया 9 और 5 45, खाली 3 3 आ गया ना, तो इस वजह से अशांत है। लेकिन 80 को जो तोड़िएगा तो 80 को तोड़िएगा तो इस अंदाज में आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80, अगवे 2 और 5 आया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपको शांत हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, इनको देखिए। चौथा प्रश्न जो कह रहा है, इनको कह रहा है कि आपको P बट्टा Q के रूप में बदलना है। किस में बदलना है, P बट्टा Q के रूप में। P बट्टा Q के रूप में कैसे बदलते हैं, इन प्रश्न को देखिए अच्छे से। ये भटक क्यों रहा है, मक्खी आ जाता है बार बार, इस वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए इसको हम P बट्टा Q के रूप में बदलते। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जब भी आए ना तो इसको ऐसे लिखिएगा, 0 दशमलव के बदला प्लस दे दीजिए, और यहाँ 87 है तो 87 लिख दीजिए। जैगो पर नहीं चंदन ओकरा घटा दीजिए, माने 8 पर चंदन नहीं लागल है ना तो 8 घटा दीजिए। कै गो अंक पर चंदन है, मात्र एगो अंक पर चंदन है तो आप एगो 9 दे दीजिए। एगो अंक पर चंदन नहीं है तो एगो 0 दे दीजिए। 0 को जोड़ने से इनमें कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, अर्थात 87 में से 8 हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 79 बाई 90। कहीं पर देखिए 79 बाई आपका 90 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यहीं पर इस प्रश्न को देख लीजिए, यदि 540 को तोड़ा जाए तो इसमें आपको x + y - z का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले 540 का फैक्टर ज्ञात कीजिए। 540 को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम शॉर्टकट तरीका आपको बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में आप बनाइएगा फास्ट में। 540 को बाबू आप ऐसे लिख सकते हो, 54 गुने 10, कहिए 540 है। प्रोसेस से बनाइएगा तो गुणनखंड में ऐसे डंडा डंडा पारना पड़ेगा, और इस 54 को तोड़िएगा तो कहिए 2, अब बच गया 54 के आधा 27, 27 को तोड़ना तो 3 तिया 9 तिया 27। अब 10 को तोड़ दो, 10 को तोड़ोगे तो 2 गुने 5, यानी सब को तोड़ तार के ये 540 हो गया। अब गिनिए कै गो 2 है, 2 गो 2 है तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2। कै गो 3 है, 3 गो 3 है तो 3 के पावर 3। और कै गो 5 है, 1 गो 5 है तो यहाँ लिखिएगा 5 के पावर 1। 2 के पावर वाला जो डाटा है उसको हम x कहते हैं, तो x के जगह आप कितना बैठाइएगा, x के जगह आप वैल्यू 2 आया है तो 2 बैठा दीजिए जोड़। y के वैल्यू कितना हो जाएगा, जो 3 के पावर है उसे हम y कहते हैं, अर्थात y का वैल्यू कितना बैठाइएगा 3 माइनस z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 5 के ऊपर जो भी चीज़ है वो आपको z है। अब ये 3 2 5 में से 1 को घोट दीजिएगा तो कितने बचा 4, यानी आपका उत्तर ए अमेरिका करेक्ट है। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए छठा प्रश्न क्या कह रहे हैं, इनको देखिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट में फंसा हुआ रहना चाहिए ना। रूट 13 को गुना कीजिएगा तो प्योर 13, ये परिमेय है, ये उत्तर नहीं होगा। रूट 10 को यहाँ 0 से इस 0 को काट दीजिएगा, माने तौर में 1/10 बचा। 1 तो आपको निकल जाएगा बड़ी सुंदर से, लेकिन 10 बेचारा तौरे में दबाल रह जाएगा 2 पंचे, यानी इसका कोई जोड़ा उड़ा नहीं बना। तो यही संख्या आपका अपरिमेय है। यहाँ पर देखिएगा तो ये परिमेय है, क्योंकि ये बदलना आपको सिखा दी। ये ऐसे लिख सकते हैं, 2 दशमलव के बदला प्लस दीजिए, 3 है तो 3 दीजिए। चंदन लागल है एगो अंक पर तो एगो 9 दीजिए। 3 से 9 को छपेट दीजिए, ये नंगरा भिन्न हो गया। 3 को 2 से गुणेट दीजिए, 3 दूना 6, आई 1 जोड़ दीजिए, यहाँ 1 बचल है ना, तो यानी ये 7/3, ये तो परिमेय आया। और 441 किसका वर्ग है, तो 21 का। तो आई होप कि आप छठे प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए 7वां प्रश्न में, यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है, यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अपना मन से 2 अभाज्य संख्या मानिए। जैसे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो 1 से अपने आप से कटने वाला कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए हम 7 ले लिए, कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए कि 13 ले लिए, और इसका जब HCF ज्ञात कीजिएगा तो 7 गुने 1 लिख सकते हैं ना, 13 गुने 1 लिख सकते हैं। दोनों में क्या मैच किया रे, 1 मैच किया ना। हमेशा 2 अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, आपको 1 होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आइए, ये है अपना 8वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है,
तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम लोग जानते हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसों और लौसों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है, तो ये हो जाएगा LCM। किसका LCM? a और b का। गुणे क्या हो जाएगा? HCF। किसका HCF? a और b का। आपको दो संख्या का गुणनफल 2366 है, a और b दोनों का गुणनफल डायरेक्ट यहां पर चिपका दीजिए 2366। लघुत्तम कितना दिया है? कहिए 182। पूछा क्या गया आपसे? महत्तम। महत्तम में ज्ञात करना है, यानी हमें निकालना है HCF। दल्ला मारिए, कटेगा। पहले 2 से काट लीजिए, कहिए 9 दूना 18 और 2 एकम 2। इधरों 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 3 के बगल में 2 चिपका दिया था, 3 में से 2 घींच लीजिएगा तो 1 1 पर 6 16, माने 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। अब 91 और 1183 है, तब पक्का इस 7 से कटेगा। कैसे? या 13 से कटेगा, जैसे काटिए। कहिए 13 सत्ते 91। हम इधर 13 से झटहा मारे हैं, ये भी 13 से कटेगा। कैसे? कहो 13 अट्ठे 104। 13 अट्ठे कितना होता है? 104। 13 नमा 117। अट्ठे मत काटो, 13 नमा कर दो इसको। 13 नमा 117। 118 के बगल में 117 चिपका दिए तो 1 का 1 पर 3 फिर 13, तो 13 का ही 13। अब इस 7 से झटहा मारो 91 में, तब फिर 13 सत्ते 91। माने देखा जाए तो महत्तम कितना ज्ञात हो गया अपना? 13 आ गया, और यही करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। इस ऑप्शन को देखिए, ये आपका ऑप्शन ए में आपको 13 दिख रहा है। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार इस बार अशांत है। अशांत होने के लिए हम बता दिए थे नीचे की फैक्टर कैसा होना चाहिए। उसके फैक्टर में 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगर 40 को तोड़िएगा यहाँ पे, तो 40 को तोड़ने पर देखिए 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 4 लिख सकते, 2 2 5 आया, इसका मतलब ये शांत है। इन्हें होगा हमें अशांत ढूंढना है। 160 को तोड़िएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चा गौ में, मान्य 16 दाही के 160। 16 को तोड़िएगा तो 16 को तोड़ने पर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 10 को तोड़िएगा तो 2 पंचे 10, खाली 2 5 आ रहा है। 200 को भी तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? यानी इसको 200 को लिख सकते हैं 2 गुने 100, यानी शॉर्टकट में इसको और फैलाइएगा तो आपका आ जाएगा 2 गुने 100 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूना 4 पंचे 20 और पंचे 100, खाली 2 5 आ रहा है ना। ये 441 वाला क्या आपका अशांत है, क्योंकि 441 को तोड़िएगा तो 21 गुने 21 नीचा 3 का फैक्टर आ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि p बराबर AB के पावर 3 है और q बराबर a के पावर 4 और b है, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है और ये b अभाज्य संख्या है, तो पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम होने के लिए आपको दोनों में देखिएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैच कर रहा है उसको खींचिए पहले। अर्थात यहाँ ए एगो है और यहाँ ए 4 है, इसका मतलब हमें लघुत्तम चाहिए तो आपको ए के पावर 4 लेना पड़ेगा। यहाँ बी एगो है, यहाँ बी के पावर 3 है, तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा बी के पावर 3 लेना पड़ेगा। यही हो जाएगा पी और क्यू का लघुत्तम। देखिए कहीं पर ऑप्शन होगा ए के पावर 4 और बी के पावर 3, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य उसे कहते हैं जिसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 15 और 45 को तोड़िएगा तो कहिए 3 पंचे 15, या 15 45 का फैक्टर कीजिएगा तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 15। 1 नहीं आया, माने ये सह अभाज्य नहीं होगा। 9 और 16 आपका सह अभाज्य है, क्योंकि 9 को तोड़िएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 9 गुने 1, 16 को तोड़िएगा तो 16 गुने 1, दोनों में 1 1 मिल रहा है ना। सह अभाज्य में ये आ जाएगा। सर ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 14 को तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं 7 दूना 14, इसको लिख सकते हैं 14 पंचे 17, 14 छक्के कितना होता है? 84, यानी इन दोनों का HCF आपको 14 आ रहा है ना, 1 नहीं ना आया, इस वजह से सह अभाज्य नहीं है। और यहाँ 21 पंचे 105 होता है, 21 है इसका HCF। जिसकी HCF 1 हो उसे सह अभाज्य कहते, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो आई होप कि 11वां नंबर प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। हम 12वें प्रश्न को देख रहे हैं। कह रहा है P/Q के रूप में बदलिए। क्या दिया है डाटा? डाटा दिया है 0.3125। पर चंदन टिक्का नहीं लागल है तो बट्टा मैंने कुछ होता कितने दे देंगे? 1। और दशमलव को उड़ा दीजिए
दशमलव को जब उड़ा दीजिएगा तो नीचे कितने जीरो पाइएगा, 4 जीरो, 4 जीरो हो गया। अब काटिए, डायरेक्ट झटहा मारते हैं हम 25 से। कैसे, 25 से कम 25, 31 के बगल में 25 बैठा दिए और 31 में से 25 हट गया तो कितने 6, और 6 पर 2 होता है 62, यानी 25 दूना 50। 62 में से 50 खींच लीजिए तो कितना हो जाएगा 12, 12 पर 5 हो गया 125, फिर 25 पंचे 150, नीचे काटो 25 चौका 100, आई 2टा जीरो दे दो। अब फिर काटो 25 से, कहिए 25 पंचे 125, और यहाँ भाग दो 25 से, 25 से कहीं 25, 40 में से 25 गया तो 15, 15 पर जीरो 150, यानी 25 छक्के 150, 5/16 आ रहा है कट खुट के। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा B4 बॉल। आइए 13वां नंबर प्रश्न को देखिए। 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। भैया बहुपद होने के लिए पगड़ी जो होना चाहिए शुद्ध रूप से, यानी पावर रूट में नहीं रहना चाहिए। जो पावर रूट में फंस गया बहुपद नहीं है। जो पावर माइनस में फंस गया, माइनस में हो घात, तो बहुपद नहीं है। जो पावर यानी घात बट्टा में है तो बहुपद नहीं है। समझ में आया? यानी घात न रूट में होना चाहिए, न बट्टा में होना चाहिए, और ना ही माइनस में होना चाहिए। ढूंढिए। आहा, यहाँ पे फंस गया, ये तो ठीक है, लेकिन इस एक्स के पावर में चल गया ना, यहाँ पर पावर में रूट आ गया है, देख रहे हैं ना, एक्स के पावर में आ गया है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ओहो, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। ये एक्स को ऊपर ले जाइएगा तो एक्स के पावर में कथी हो जाएगा, -1 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो यह बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ सुधरा हुआ है और यहाँ बिगड़ा हुआ है, क्योंकि एक्स भी रूट के अंदर आ गया है ना, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं है। ये इसलिए सुधरा है कि इसका पावर 3 पॉजिटिव है, इसका पावर 2 पॉजिटिव है, में एक्स लगले नहीं है, इस वजह से ये क्या है, आपका बहुपद है। उत्तर क्या हो जाएगा, चाइना। ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना का घात बताइए। बहुते बच्चा कैसे करते लबर करके, देखो आइए सबसे ज़्यादा पावर 3 है, मार देगा तरतरा के, हालांकि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है 3, लेकिन फंसाने के लिए डाल देता है, तो देख करके ये पहले उसको ऑपरेशन कीजिए, गुना उना कर लीजिए, थोड़ा संयमता बरत के बनाया कीजिए। कैसे, पहले इसको तोड़ लीजिए, x + 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a² + 2, अब फॉर्मूला का a अब b, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6x अब + b², इतना तक आ गए। अब हमें गुना करना है x के पावर 3 - 8 से। जब x के पावर 3 को x² से गुना करोगे तो गुना करने पर बेस क्या होता है, जुट जाता है, तो 3 और 2 बहुते बच्चा 3 दूना 6 कर देगा, ऑप्शन मार देगा, नहीं, पावर जुटता है, गुना नहीं होता है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 5, और बाकी भांग धतुर कुछ भी गुनाएगा उसका पावर कम में रहेगा। तो आपसे पावर डिमांड किया गया था, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। आपका उत्तर B4 बॉल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न है। जब ये बोला बहुपद का शून्यक, ये तो स्वाभाविक है, बेचारा बहुपद है, और इसका शून्यक बोला है तो बराबर में हमने क्या कर दिया, शून्यक कर दिया, बोले तो शून्ना कर दिया। इसको मुड़ी पकड़ के उधर फेंक दीजिए, माइनस वाला डाटा किस में चला जाएगा, प्लस में, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2x² बराबर 6। 2 से 6 को मंगलगान कर दीजिए, द्वितीया 6, और इस पावर को उधर फेंक दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा रूट में पावर 3, लेकिन इसके ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए, एक बार प्लस में √3 होगा और एक में -√3 होगा। कहाँ पर ऐसा कहानी है, तो आपको अमेरिका में ऐसा मिलने का, अमेरिका बोले तो ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। ठीक है। 16वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद इतना में P2 का मान ज्ञात करें। बड़े सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मशीन है, मशीन में 2 डालिए और आंसर निकालिए। सीधे x के जगह पर, यह है ना P के बगल में यहाँ x है ना, और यहाँ बोला x के जगह क्या लेने के लिए, 2 लेने के लिए। हर x के जगह हम 2 लेते, ये तो क्वेश्चन का 2 है, यहाँ ये 2 दे दीजिए x का, इसका अपना ऊपर में पावर में 2 है, -8 गुने फिर x के जगह कितना चिपकाएंगे, 2। ये मैं नहीं, आपका प्रश्न कह रहा है, और माइनस में 12 है, दे दीजिए। 2 के पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 दूना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा -12, यानी 8 - 16 12 कितना हो जाएगा, 28। 28 में से 8 को खींच दीजिएगा, -20। कहाँ है, बॉल में है, ये उत्तर बी में। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद इतना के शून्यक
एक दूसरे के उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। स्वाभाविक है, ये कै घातीय बहुपद है तो द्विघातीय बहुपद है, जितना घातीय बहुपद होगा उतना शून्यक होगा, लेकिन इसमें बच्चा को फंसा लेता है। जब पूछ दे कि क्या पद्दी है, तब बाबू ये तीन पद्दी है। कैसे तीन पद्दी हुआ? क्योंकि एक पद, दो पद, तीन पद। पद्दी लगा के पूछे तो तीन पद्दी, लेकिन घातीय लगा के पूछे तो द्विघातीय। और कितने शून्यक देगा? दो शून्यक। हम मान लेते हैं कि एक शून्यक हम मान लिए कि अल्फा है, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा? इसका बोला है 1/अल्फा लेने के लिए, आपको बीटा लेने के लिए नहीं बोला, क्योंकि बोला कि दोनों शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। वो सलमान खान है तो 1/, सलमान खान मान लीजिए, माने उल्टा मान लीजिए, व्युत्क्रम मान लीजिए। और उसमें बोला है के का मान ज्ञात कीजिए। बताइए तो के कौन पद पर है? कांस्टेंट यानी सी के जगह पे है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, यानी शून्यकों के योगफल से हमें सी का रिलेशन मिल ही नहीं रहा है, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पुट हो रहा है, तो हम शॉर्टकट कहाँ चले जाएंगे? अल्फा डॉट बीटा, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, अर्थात एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक है 1/अल्फा। ये मैंने आपका सवाल कह रहा है उल्टा, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, और c का वैल्यू क्या है? -k है, और a का वैल्यू उसे कहते हैं जो y² के बगल में, अर्थात नीचे देना पड़ेगा 3। अल्फा से अल्फा कट गया, ये 3 कूद के यहाँ आ जाएगा कोनमा कोण में गुना होकर के, यानी 3 बराबर होगा -k। इस माइनस को धकेल के इधर दे दीजिए, अर्थात k का वैल्यू हो जाएगा -3। आपका उत्तर है दरभंगा डी। ठीक है, आइए 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? स्वाभाविक है, -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या पूछा है। भैया अनगिनत बहुपद बना सकते हैं। ऐसे समीकरण दे करके 1 दूने बहुते बहुपद बोला है, आपको शून्यक नहीं बोला है। शून्यक तो दुइये गो है, लेकिन बोला कितना बहुपद? x² - 5x + 6, कुछ पुट करके आपको ये शून्यक तो आ सकते हैं, -2 और -5। शून्यक माने हम कुछ भी समीकरण देंगे, उसमें 2 और 5 पुट कीजिए, देखिए 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आपका अनगिनत हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि बहुपद px बराबर इतना है तो शून्यक अल्फा बीटा है, तो फन्ना चिन्ह निकालिए। क्या निकालिए? हम इसमें निकालेंगे 5 × अल्फा प्लस बीटा, तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए। हम लोग इसको मान लेते हैं कि यदि, क्या मान लेते हैं? यदि बहुपद को बोला है शून्य करने के लिए, और हम px की जगह क्या चिपका सकते हैं? तो कहिए 5x² + 7x - 12 बराबर 0। सर जी ये तो गुणनखंड हो गया, कोई बात नहीं है, गुणनखंड कीजिए। 12 और 5 को गुणेट दीजिएगा, तब 12 पंचे 60, और 60 को इस अंदाज में तोड़िए ताकि 7 आ जाए। तो कैसे तोड़िएगा 60 को? कहिए 12 5 से 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 12 में से 5 खींच लीजिएगा तो कितने हो जाएगा? 7। यानी सर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 5x² + 12x - 5x। 12 में से 5 हट गया तो ये 7x है ना, -12 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, अगर x कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको x, क्या आपको, हाँ केवल x से ले रहे हैं तो अंदर में बच जाएगा 5x, अंदर में बच जाएगा आपको 12। यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी 5x और +12। पेटी के मान समान है, माने अपना गुणनखंड सही बन रहा है। कैसे पेटी? माने बक्सा में डाटा आपका बराबर है, एक डाटा हम लिखेंगे x - 1 और एक डाटा दोनों कॉमन में आ जाएगा, माने बोले तो 5x + 12 बराबर क्या दे दोगे? 0। देख रहे हैं ना, मच्छर आपको परेशान कर रहा है ना। यानी x का वैल्यू अगर एक बार ऐसे करोगे 0 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको? 1। लेकिन यहीं से अगर हम 5x + 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -12/5, -12/5। अब 2 गो शून्यक दिया है, अल्फा का वैल्यू 1 मान लो और बीटा का वैल्यू -12/5 मान लो। यहाँ पुट करो, अगर हम यहाँ 5 दे दे, अल्फा का जगह 1 दे दे और बीटा की जगह क्या दे दे? माइनस में है 12/5, यहाँ पर 12/5 दे दिए। और आपका ये क्वेश्चन आपको बोला गया बनाने के लिए, तो क्वेश्चन 5 से है ना, यानी 1 ± -12 कितना हो जाएगा? 5। यानी ये हो जाएगा 5 × 5 एकम 5, कोनमा कोन में से 5 एकम 5, 5 में से 12 हटाइएगा, 12 ज़्यादा सिंबल है तो -7 कितना हो जाएगा आपको? 5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो अपना आंसर कितना आ रहा है? -7। इसमें देखिए कहीं पर ऑप्शन होगा अमेरिका में आपका -7। 19 नंबर उत्तर आपका करेक्ट है।
तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है ax³ bx² cx + d। इसके शून्यक अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा का मान बोला है निकालने के लिए। यदि आपसे पूछता कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो -b/a। लेकिन आपसे पूछा है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, तो इसका उत्तर होता है -d/a। ढूंढिए कहाँ है -d/a। और यही दूसरे अंदाज में आपसे पूछता अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा और गामा डॉट अल्फा, तो बराबर होता है आपका c/a। आई होप आप 20वें नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि रेखाएं इतना समांतर है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये ग्राफ से रिलेटेड बात दी, यानी a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 का, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। लेकिन यहाँ समांतर है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ग्राफ कैसा जा रहा है, समांतर। लेकिन a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होता तो ग्राफ क्या हो जाता, संपाती। यहाँ संपाती की चर्चा नहीं है और ना ही प्रतिच्छेदी की, किसकी चर्चा है, तो समांतर की चर्चा है। तो हम इस अंदाज में इसका डायलॉग लिख सकते हैं कि सर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, और किसके बराबर नहीं है, ये c1/c2 के बराबर नहीं है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल के कारण। x के बगल में जो डाटा होता है उसको हम a1 मानते हैं, और यहाँ जो x के बगल में जो डाटा रहेगा उसको आप a2 मानिए। b1 हो जाएगा यहाँ पे p का वैल्यू, और यहाँ b2 हो जाएगा आपका 9। आपसे p ही डिमांड किया गया, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी काटिए, 5 से 15 को काटिएगा तो 3 मरतबे कट जाएगा, और इस 3 से 9 में झटहा मारिएगा तो कहिए 3 मरतबे कट जाएगा। कोनमा कोन में गुना कीजिए, p को 1 से गुना कीजिएगा, p एक आहे p, और 3 एकम 3, यानी p का वैल्यू आपको आ जाएगा 3। उत्तर हो जाएगा a। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 22वां प्रश्न कह रहा है कि यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है तो हल कितना होता है। याद रखिएगा, जब ग्राफ प्रतिच्छेदी है, इस कंडीशन को एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, यानी a1/a2 बराबर नहीं रहे b1/b2 का, तो इसका 4 उत्तर होता है बाबू। पूछेगा हल क्या होगा, तो एक हल अद्वितीय, एक हल को अद्वितीय कहते हैं। और जब हल देता है तो क्या होता है, संगत। ग्राफ पूछता तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी। और समीकरण कैसा है, ये अविरोधी है, विरोध नहीं करता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिच्छेदी तो ग्राफ दिया ना, ये हल कितना देगा, एक हल। एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं, तो सिर्फ एक हो जाएगा। इसी प्रश्नों का अगर इस अंदाज में पूछा जाता a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर है c1/c2 का, तीनों बराबर हो जाता, तो ग्राफ क्या हो जाता, संपाती। ग्राफ क्या होता, संपाती। और हल कितना देता, अनेक। हल कितना देता, अनेक। और जब हल अनेक दिया या एक दे तो वो संगत होता। समीकरण कैसा होता, संगत। और ये कैसे समीकरण होता, विरोधी कि अविरोधी कि आश्रित, तो ये हो जाएगा आश्रित। क्या हो जाएगा, आश्रित। एक और कंडीशन इसका होता है कि सर a1/a2 बराबर होता यदि b1/b2 का, लेकिन यह c1/c2 का बराबर नहीं होता, तो इसका कोई हल नहीं निकलता। इसका ग्राफ कैसा होता, कहीं कटवे नहीं करता, माने समांतर होता। और जब ग्राफ कटवे नहीं किया, कहीं कोई हल होवे नहीं किया, तो क्या संगत होगा, ये नहीं, ये असंगत हो जाएगा। और इसकी समीकरण कैसी होगी, विरोधी होगी। विरोधी होगी तभी ना आपको हल नहीं दे रहा है। आई होप आप इस प्रश्न को 22 नंबर को अच्छे से समझे होंगे। हम लोग बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 5x - 8y बराबर 0 और 10x - 18y बराबर 0 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। हालांकि ऐसे प्रश्न को और ऑप्शन ट्रायल से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन दिखता होगा आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, और ऑप्शन ट्रायल से बनाइए। ऑप्शन ट्रायल कैसे बढ़ाएंगे, हम ए ऑप्शन से लेते हैं। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 5 ले ले, x पेन लेने दीजिए, x का वैल्यू अगर यहाँ से 5 दीजिएगा तो कहिए कितना हो जाएगा, 25। और y का वैल्यू 0 दे दीजिएगा, तो 25 में से 0 गया तो 0 नहीं ना आया, माने ए ऑप्शन बोकस। बी ऑप्शन में देखिए, x का वैल्यू अगर 0 ले लूँ और y का वैल्यू बोल रहे हैं 8 लेने, यहाँ 8 ले लूँ तो 8 64 न हो गया, बराबर में 0 नहीं ना आया क्रिया करके, ये उत्तर क्या हो जाएगा, बोकस। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहाँ भी 0 ले लियो और यहाँ भी 0, सबको 0 करके 0 दे देगा, यहाँ भी 0। इसका मतलब होगा कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी। बाकी आप बिना ऑप्शन ट्रायल से भी बना सकते हैं। इसको बनाने की 4 प्रोसेस है, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और व्रजगुणन विधि, ठीक है ना। तो उतने ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त भारी भरकम विधि में मत जाया कीजिए, सीधे ऑप्शन ट्रायल कीजिए। अगर 1 रखते हैं यहाँ तो कहिए 10 से कम 10,
1 रखते हुए आएगा तो 18 के 18, 10 में से 18 तो -8 रहता ना, बराबर में 0 ना आ गया। और 0 0 रखिएगा तब 0 रखिएगा तो 0 कर देगा, 0 कर देगा, 0 ही ना आंसर आ जाएगा। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चाइना सी। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 है, जहां a का मान बोला गया है 0 नहीं लेने के लिए, तो मूल समान हो तो c का मान क्या है। ये विविक्तकर और विवेचक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया हम लोग चौथा चैप्टर में, जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac, इसी को विविक्तकर या विवेचक कहते हैं। और d की 3 कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है गुरुजी, पहला कंडीशन है यदि d का मान यानी मुंह बहीने हैं, मुंह बहीने माने समझे 0 से ज़्यादा है, 0 से जब ज़्यादा हो गया तो मूल क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा है माने प्लस में मान है तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान रटिए बार बार, इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और ये हो जाएगा असमान। असमान माने अलग अलग। दूसरा कंडीशन क्या पढ़े हैं कि जब डी का मान 0 आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक हो जाएगा। ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, वास्तविक हो जाएगा, इधर लिखने पर ये गड़बड़ होता है, और समान हो जाएगा। धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। और अगर तीसरा कंडीशन है कि जब मूल डी का मान आपको ये जी सुटकल है, मुँह सुटकल मुँह कहने का सेंस 0 से छोटा माइनस में आ जाए तो इसका मूल ज्ञात नहीं होगा। मूल क्या होगा, ज्ञात नहीं। उधर लिखते तो पेन गड़बड़ाता है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा शब्दों से ही। आपका प्रश्न कहा गया है मूल समान है, यानी आपको बोला गया कि b² - 4ac का वैल्यू क्या हो, 0। मूल किस स्थिति में समान होता है, जब d का वैल्यू क्या होता है, 0। इसमें से वैल्यू डालिए, x के बगल वाला डाटा कितना हो जाएगा आपको, कहिए b² हो जाएगा माइनस फॉर्मूला का 4, x² के बगल वाला डाटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये आपका c ऑलरेडी है बराबर 0। आपसे पूछा गया किसका मान निकालने के लिए, c का मान निकालने के लिए। कहीं मच्छर उच्छर नहीं ना बैठा है, कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लिख सकते हैं -4ac बराबर -b²। सर ऐसे कैसे हो गया, ये +b² इधर कूद करके माइनस में आ गया, और माइनस माइनस सुबह ही सुबह दोनों कट गया। मुझे c चाहिए, हम c बराबर लिख सकते हैं, कहिए b² में और बट्टा में क्या दे सकते हैं, बट्टा में ये 4a को धकेल के फेंक दीजिएगा तो बट्टा में आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढिए, कहीं पर होगा b² / 4a, और ये आपको b4 बॉल में आपको b² / 4a ऑप्शन देखने को मिला होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे और थ्योरी को भी दिमाग में स्मरण किए होंगे। ठीक है, 25वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न क्या कहते हैं, इनको गौर से देखिए। 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बाबू, द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2। ये सबसे ज़्यादा पावर अगर 2 से ज़्यादा हो गया या 2 से कम हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं ना होगा। हाँ, अब इसको देखिए ऑपरेशन करके, सर जी ये 2x² लग रहा है, ये तो लग रहा है द्विघात समीकरण नहीं, इसको ऑपरेशन करो। a + b का होल स्क्वायर जो तोड़ोगे तो ये हो जाएगा a², फॉर्मूला का 2, इसका a और b दोगे तो ये हो जाएगा 4x + 4। इधर जो गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3x², और 3 को -4 से गुना करोगे तो -4 कितना हो जाएगा, 12। आपको बोला है समीकरण नहीं होना चाहिए, ये द्विघात समीकरण है। कैसे, इस x² को इधर आके घटा दोगे तो 3x² में से एगो x² घट जाएगा तो 2 x² तो बचले रह गया। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। इस ऑप्शन पर काम करते हैं। इस x² को अगर मान लो अगर मैं इधर ही ले आऊँ या सबको उधर ले जाऊँ, इधर 0 कर देते हैं, और ये ऑलरेडी आपके पास x² + 7 है, और ये माइनस वाला x² इधर आकर के कौन x² में हो जाएगा, कहिए प्लस x² में, और 4x किस में चल जाएगा, माइनस में। ये x² ने ना कटा, फिर 2x² ना बचले ना रह गया, माने द्विघात समीकरण है। इस ऑप्शन की चर्चा करते हैं। अगर इसको चर्चा कीजिएगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये समझिए 2x² हो जाएगा, -6√2x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3 × 9। इधर फिर आपका डाटा है 2x² + 4। ये 2x² से 2x² कट गया, इसमें कौन x² बचले नहीं रहा। नहीं, इसका सेंस है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी कन्फर्म। इसको ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं दे रहा, दोनों कट गया, इस वजह से आपका उत्तर चाइना सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए, ये है अपना 26 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 का एक मूल 3 है तो उसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। कैसे दूसरा मूल ज्ञात हो जाएगा, गौर से देखिए कैसे दूसरा मूल ज्ञात होगा। यानी हम इसको दूसरा मूल इस अंदाज में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक मूल 3 है, यानी इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा का वैल्यू 3 है, लेकिन हमसे पूछा गया है दूसरा मूल यानी बीटा का मान क्या होगा। सर हम लोग जानते हैं
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा की जगह कितना चिपका दोगे? 3, और बीटा मुझे पता नहीं है, फॉर्मूला का माइनस, और बी का स्पेशल अपना वैल्यू कितना है? -7। यहाँ -7 दे दीजिए, और बट्टा में ए एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ होता है, 1 मानो। यानी सर ये बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 7 है, और 3 को धकेल के इधर लाइएगा तो घट जाएगा, यानी दूसरी शून्य कितना प्राप्त हो गया? 4। B4 बॉल उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न। तो आइए अब हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p और q है तो p प्लस q का मान क्या होगा। बड़ी सुंदर प्रश्न है, यानी आपसे पूछा गया है कि p प्लस q, हम लोग जानते हैं एक शून्यक p दिया है, एक दिया है q, तो p और q दो शून्यक आपको दिया ही है मूल, तो शून्यकों का योगफल होता है आपको माइनस b बट्टा a, और माइनस b के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? यानी माइनस p लेना पड़ेगा, तो माइनस b बट्टा में क्या दीजिएगा? ए का वैल्यू नहीं कुछ होता, कितना है आपका? 1 है। इस माइनस p को अगर इधर ले आइएगा तो ये माइनस p प्लस में आ जाएगा, यानी ये p इसका ऑलरेडी है, और ये p किस में आ जाएगा? आपको प्लस में आ जाएगा, और बराबर में क्या दे दीजिएगा आप? q चला जाएगा आपको माइनस में चला जाएगा, अगर इस q को इधर ले आओ तो p और p को जोड़ दीजिएगा तो 2p बराबर कितना हो जाएगा आपको? -q हो जाएगा। और अगर मैं q को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा p बट्टा q बराबर, यहाँ -1 ऑलरेडी है, और इस 2 को यहाँ ले आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। अब यहाँ p का वैल्यू -1 ले लीजिए और q का वैल्यू 2 ले लीजिए। अगर p के जगह हम -1 दे दे और q के जगह कितना दे दे? 2 दे दे, तो 2 में से -1 हट जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? A4 अमीर का ऑप्शन दिखता होगा। बड़ी जटिल क्वेश्चन है और सुंदर प्रश्न है, थोड़ा आनंददायक वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार और बता दिया जाए सर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एक्स के बगल में जो डाटा होता है वो मैंने माइनस बी बटा ए दे दिया। हम इस पी को इधर ले आए, प्लस में आया, क्यू को उधर ले गए, एक पी 2 पी, और क्यू को गुना वाला चीज को इधर ले आए तो यहाँ पर नहीं कुछ होता है, एक छिपल है, ये एक यहाँ रह गया। अब पी का वैल्यू -1 निकल गया, क्यू का वैल्यू 2 निकल गया, समीकरण में डाल दिया और आपका आंसर निकाल दिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। द्विघात समीकरण का विविक्तकर या विवेचक क्या है? बार बार विवेचक पर हम चर्चा विशेष रूप से नहीं करेंगे, आपको बता दिया पीछे। सिर्फ समझ लीजिए b² - 4ac होता है, अर्थात b के जगह हम ले लेंगे -13 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 10। 13 ही है 169, और 4 तिया 12 दाहीं के 120। 169 में से 120 को छटिया दीजिए, 9 में से 0 गया 9, 16 में से 12 गया 4, और यहाँ पे डाटा पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि ये डाटा आपको कम है। तो 49 आपको प्लस में कहीं पर दिया होगा, अमेरिका में, ए में आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी का वैल्यू पॉजिटिव में आया है तो इसकी प्रकृति पूछता, तो प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और असमान होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले हम इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में बदल देते हैं, अर्थात 2x को हाँ गुणनफल पूछा है ना, तो आप शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना है, अर्थात एक बार x बराबर 0, यानी एक शून्य का आप 0 ले लीजिए, और एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपको -5/2। एक शून्यक यहाँ पे अल्फा बराबर आप 0 ले लीजिए, और एक शून्यक बीटा बराबर -5/2 ले लीजिए। आपसे पूछा गया गुणनफल, तो अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू आपको कितना है? -5/2। किसी संख्या में 0 से गुना करने पर रिजल्ट कितना आता है? 0। आपका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी होने के लिए सबसे पहले आपको सर्वांतर समान होना चाहिए, अर्थात डी समान होना चाहिए। और सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं। ऑप्शन फंसाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर T2 - T1 ये समांतर श्रेणी का यानी सर्वांतर का सही उत्तर है। कोई जरूरी नहीं कि दूसरे पद से पहले पद, यानी 2 - 1 भी कह सकते हैं। यहाँ हम T10 - T9 भी लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा जटिल रूप एग्जाम में दे देगा Tn। अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ आपको इस अंदाज में लिखना पड़ेगा, ये 9 था, यानी n-1। थोड़ा सा और फंसाने के लिए आपको क्या कर सकता है, यहाँ पर एक पद ऐसे बढ़ा करके दे देगा, यानी n में ऑलरेडी एक डाटा बढ़ गया है तो यहाँ पर सिर्फ Tn देना पड़ेगा। ये सब सर्वांतर का फॉर्मूला है, अर्थात
कॉमन डिफरेंस यानी डी का फॉर्मूला है। आपसे पूछा गया कौन है, चलिए 4 में से 2 घटाइएगा तो -2 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाइएगा तो ये -4 होगा, तो ये सर्वांतर गड़बड़ हो गया। यहाँ अगर इसको तोड़ूँ तो ये √7 है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो ये 2√7 हो गया, इसको तोड़िएगा तो ये 3√7 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो ये 4√7 हो जाएगा, और इसमें सब में √7 आपको समान अंतर आ रहा है, तो उत्तर बी हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। कैसे सर ये 2√7 हुआ? क्योंकि 28 को तोड़ोगे रूट में तो 2 दूना 4 दूना 8 नहीं, 2 दूना 4 7 28, तो 2 को 2 1 को 2 बाहर नहीं निकल जाएगा। इस अंदाज में हम तोड़े फास्ट में। आई होप ये इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इस पर विशेष बल नहीं दीजिए। थोड़ा जटिल प्रश्नों पर हम लोग समय देते हैं। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है? इस बार आपसे पूछा गया कौन सा पद। हम मान लेते हैं कि ए एनवा पद क्या है, इसका 0 है। और ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी इजकल टू 0। ए यानी पहला पद, पहला पद आपको कितना दिया है तो 12 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन डी हम ज्ञात कर सकते हैं। 10 में से 12 को घटाओगे, बाद के पद से पहले पद को 10 में से 12 घटाने पर रिजल्ट -2 आता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें कितना देना पड़ेगा, -2 देना पड़ेगा, बराबर में आपका 0 है। इस 12 को उधर फेंक दीजिएगा, ये माइनस को और प्लस को गुना कीजिएगा, तो इससे हम इस अंदाज में लिख सकते हैं -2 × n-1 इजिकल टू -12। माइनस से माइनस को काट दीजिए और 2 से 12 को छपट दीजिएगा, 6 मरतबे में छपटा जाएगा, अर्थात n का वैल्यू हो जाएगा 6 + 1 इजिकल टू 7, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 7वां पद। उत्तर अमेरिका में टिक आउट कर दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर जस्ट बताए हैं, जस्ट आप 7 में से या तो 3 घटाइए, 3 में से -1 घटाइए, -1 में से 5 घटाइए। सबसे सस्ता तरीका कौन घटाने में लगेगा? बाद वाला, प्लस वाला में से। बात आंसर बात बराबर है, इसमें से इसको घटा दीजिए, अर्थात 7 में से 3 को घटा दीजिएगा बाद के पद से पहले पद को, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें प्लस में 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप इसमें से भी घटाइएगा तो 4 आएगा। देखो ना, हम -1 में से घटा रहे हैं किसको, -5 को, और यहाँ -1 प्लस माइनस कितना, माइनस कितना हो जाएगा +5 यहाँ तक, अर्थात किसका सिंबल लेंगे, ज्यादा वाला का। 5 में से -1 हटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, फिर भी तो 4 ही आ रहा है ना, आपका उत्तर ए ही आ जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सर्वांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, और ये फॉर्मूला है। बहुत सुंदर प्रश्न है। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। एक उत्तर तो आपका ये हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 × a प्लस कभी l दे दे या an दे दे या tn दे दे, कहने का सेंस यानी लास्ट पद दे दे, तो दोनों सूत्र होता है। यहाँ पे ये सूत्र आपको नहीं दिया है, केवल ये दिया है, तो इनको याद रखिएगा, n/2 देना पड़ता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। 34 क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो tn बराबर 3 - 4n है, तो t5 निकालिए। यानी आपको टर्म नंबर n की जगह कितना बोला बैठाने के लिए, 5, हमें t5 चाहिए, अर्थात बराबर है ये आपको बराबर है 3 - 4 गुने n की जगह कितना बोला बैठाने, 5, यानी ये हो जाएगा 3 - 5 चौका 20। 20 में से 3 को हटा दीजिए तब 20 का निशान लीजिएगा, माने कितने हो जाएगा, -17। आपका उत्तर अमेरिका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग धीरे धीरे 50 की ओर बढ़ रहे हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर करने के लिए आपको 2 पद चाहिए, एक बार 1 डाल के पद निकाल लीजिए और एक बार 2 डाल के पद निकाल लीजिए। अर्थात जब हम 1 डाल के पद निकालते हैं तो 17 में से 5 कम 5 घट गया, तो 17 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 12। अगर 2 डाल के घटाते हैं तो कहिए 17 में से 5 दूना 10 घटा दीजिएगा, तो 17 में से 10 हट गया तो कितना हो जाएगा, 7, 2 डाल के। अब आपसे पूछा गया है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, बाद के पद से पहले पद को घटाते हैं, अर्थात हमें 7 में से 12 घटाना पड़ेगा और सिंबल किसका लेना पड़ेगा, बड़ा वाला का। तो -12 में से 7 हटा तो -5, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर 5 भी मार देता, कितना बच्चा 12 में से 7 घटा के, नहीं, आपको बाद के पद से पहले पद को घटाना था। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 36वां पद कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। हा, प्रथम n विषम वाला का योग ध्यान रखिएगा। इसका देखिए कैसे फॉर्मूला हम लोग निर्माण करते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, डैश डैश भगवान जाने कितना n गो पद है। कैसे फॉर्मूला का निर्माण होता है, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए कैसे फॉर्मूला आएगा, n बट्टा 2 इंटू 2 ए तक कितना दीजिएगा, पहला पद माने 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा, 5 में से 3 या 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 होगा, यहाँ 2 दे दीजिए। यानी ये हो जाएगा n बट्टा 2 इंटू 2 प्लस 2 को n से गुना कीजिएगा तो 2 है ना, 2 को माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको माइनस 2। इस 2 से इस 2 को काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा n और 2n का गुना कीजिएगा तो 2n स्क्वायर बट्टा 2, 2 से 2 कट के क्या बच गया अपना n स्क्वायर ऑप्शन हो। तो इसका आंसर कितना हो गया अपना n स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे आया n स्क्वायर, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, पीछे करके देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आवे तो सर्वांतर श्रेणी में x प्लस वाई का मान आपसे डिमांड किया गया है। कैसे होगा x प्लस वाई सर, यानी दो पदों का योग आपको ज्ञात करना है। इसका x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे इसको? गौर से देखा जाए तो ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये यहाँ है, ठीक है ना। अगर हम देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें सर्वांतर क्या होगा, बाद के पद से पहला पद को घटा दीजिएगा। यानी सर बाद का पद x है और पहला पद आपको क्या है 18। ये जो आप बाद के पद से पहले पद को घटाए तो ये क्या निकला, कहिए सर्वांतर। सर्वांतर निकला ना। यहाँ भी वही कहानी कह सकते हैं, सर बाद का पद -3 है, उसमें से इस वाले पद को तो पहले पद को घटा सकते हैं ना, माइनस वाई को। ये दोनों सर्वांतर का सूत्र है। नहीं समझ में आ रहा है सर, एक बार फिर से समझो। हम बाद के पद से पहले पद को घटाया तो ये सर्वांतर यानी डी है। ये क्या किसका सूत्र है, डी का। और ये भी किसका सूत्र है, डी का ना। बाद के पद से पहले पद को मैंने घटा दिया। ऑलरेडी यहाँ पर एक्स है, इस माइनस वाई को इधर ले आइएगा तो माइनस वाई क्या चीज में चला जाएगा, प्लस में। और यहाँ पे आपको माइनस देने हैं, इस 18 को इधर ले जाइएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। यानी अपना उत्तर प्राप्त हो गया प्लस में 15। ऑप्शन दरभंगा डी करेक्ट है, ठीक है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी का पूरक क्या होगा। पूरक कहने का सेंस, जब समपूरक पूछे तो समझिए कितना हो जाएगा एंगल 180 डिग्री, और पूरक माने 90 डिग्री। हम कितना वैल्यू डालें ताकि दोनों आपको बराबर हो जाए। यानी साइन बी के जगह भी 45 डाल लूँ तो आपको 1/√2, यानी इसका पूरक में इस अंदाज में भी बना सकते। देखो कैसे बनाएंगे, अगर इस ऑप्शन में देखो तो साइन, अगर हम ए यहाँ ले रहे हैं, साइन ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। और ये साइन से साइन कट गया तो ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। और बी को इधर ले आइएगा तो कहिए ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90। और जब दो कोणों का योग अगर 90 आ जाए तो क्या हो जाएगा आपको पूरक। और ये ऑप्शन आपको साइन 90 माइनस बी इधर कन्वर्ट कर दिए तो साइन 90 माइनस बी कॉट ए कॉट बी, साइन ए साइन बी कॉट ए कॉट बी, टेन ए टेन बी सेक ए कोसेक बी। ये नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको चेंज करना होगा ना। हम इसको लिख सकते हैं इस अंदाज में, सेक ए बराबर, अगर इसको चेंज करना होता तो हम इसको इस अंदाज में लिखते सेक 90 माइनस ए 90 माइनस बी, क्योंकि सेक 90 माइनस बी किसके बराबर होगा, कहिए कॉसेक बी के। और अब ये सेक से सेक कट के इस बी को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर आपको 90 डिग्री। तो करेक्ट उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। बराबर वाला नहीं होता, ये बात दिमाग में ट्रिक से समझ लो, अपोजिट वाला होता है। ओके, आइए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक 90 माइनस 5 बराबर क्या होगा। कॉस 90, कॉस किस में बदलता है, कहिए साइन में। सीधा आंसर ये हो जाएगा आपको साइन 5। क्या हो जाएगा, साइन 5। और पहले घर में है तो ऑप्शन आपका देखिए साइन 5 कहाँ है, किस ऑप्शन में है। 39 के देखिए साइन 5 कहाँ है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 63 का मान कितना होगा। हम इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं, कैसे, ये है आपका कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, माइनस इसको हम लिख सकते हैं, कहिए कॉस 90, यानी तो साइने लिखते हैं अभी, साइन 90 माइनस 27, यहाँ स्क्वायर है, कहिए ये 63 लिखल है। 90 में से 27 गया तो सिर्फ 63 है ना जी। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। या कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहिए कॉसे ना होता है। ये भी आपको 27 डिग्री आया ना, दोनों सुबह सुबह कट खुट के कितना दे दिया उत्तर आपका 0। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर साइन
2 थीटा बराबर अहाँ के देने ये 2 साइन थीटा, तखन अहाँ के थीटा के मान कतेक हेतै, ठीक ना। तो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब बराबर में ऑलरेडी आपको 2 साइन थीटा दिया है, दोनों 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट गया, माने कॉस थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस से कॉस कट गया, माने थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा आपको 0 डिग्री। ऑप्शन आपके डी में आपको 0 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि साइन थीटा बराबर आपको 4/5 दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया टेन थीटा। हम लोग जानते हैं ना साइन थीटा बराबर 4/5, माने ये 4 है और ये 5 है, तो ट्रिपलेट के माध्यम से कितना निकल जाएगा 3। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 25 25 माइनस 16 यानी √9 के बाहर 3 निकल जाएगा। और आपसे पूछा गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी 4/3। कहीं पर ऑप्शन होगा 4/3, चाइना में है, सी में है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। टेन थीटा बराबर 1/√7 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, गौर से देखिए। यानी टेन थीटा बराबर 1/√7 है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है आपको 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आपको सूत्र क्या होता है आपका 1 होता ही है। इसका उत्तर तो करेक्ट आपका 1 आ रहा है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, और वैल्यू देकर के बनाइएगा फिर भी कट खोट के आपको 1 के आ जाएगा। बाकी कहिएगा बनाने के लिए तो हम बना देंगे, सर बना दिया जाए। आप देखिए टेन थीटा में इस अंदाज में आप लिख सकते हैं ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। लंब आपका 1 है, √7 है, और कर्ण कितना निकल जाएगा, कर्ण होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, यानी ये हो जाएगा √8। √8 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2√2। यहाँ ही आप दे सकते हैं क्या 2√2। आपसे पूछा गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है या तो √8 मानिए, इसको हम √8 भी मान सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर, है ना। यानी कर्ण स्क्वायर 8 का √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का ऑलरेडी आपका 1/√7 दिया है, तो 1/√7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा घटाइए 7, इस 7 का लघुत्तम कितना हो गया 7, यानी 8 में से 1 गया। 7/7 कट खोट के कितना दे दिया 1 के ना दे दिया, तो उत्तर आपका डी करेक्ट है, ठीक है। थकान सा लग रहा है, जैसे तैसे खींच रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, बहुत थक गए। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0। दुनिया में किसी भी संख्या आ जाए यहाँ पे कट खोट के भाग दीजिएगा किसी भी संख्या में, जीरो में किसी भी संख्या से, तो रिजल्ट कितना आएगा आपको 0। हम शुरू में ही बता दिए थे, तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3, इसको क्लीन कर लिया जाए, यानी यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है ना, और कॉट 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3 का क्या लिखेगा होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 गुने 1/3। 3 से कट खुट के आपका उत्तर क्या दे रहा है आपका बी उत्तर करेक्ट है। 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 1 ऐसे उल्टा पुल्टा अनंत तक रहे ना, हमेशा इसका उत्तर कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। आप 1 में टिक मार दीजिएगा इस अंदाज में अगर दिया रहे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉस 0 डिग्री दिया हुआ है, नहीं दिया है तो इधर घटाओगे ना 90 में से तो कट खुट के आपका 1 आंसर आता है। ये क्वेश्चन को देखिए 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, इसको देखिए बनाइए। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जब ये 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस CSCC कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, यानी हम लोग जानते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है, आपको कहीं पे कुछ बैठा है बड़ी परेशानी हो रहा है, ये होता है आपको कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसके जगह यहाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस में है ना, तो माइनस में अगर माइनस कॉमन ले लूँ
इसको इस अंदाज में हम लिख सकते हैं cos का स्क्वायर थीटा। इस माइनस को यहाँ फेंक दीजिए तो कॉट स्क्वायर किस में चला जाएगा, माइनस में, अर्थात ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी -2 कॉट स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग 48 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये है अपना 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यदि a sin x इजकल टू 1 है और b cos x इजकल टू 1 है तो कॉट का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b cos x बट्टा हम a sin x लिख सकते हैं बराबर में b cos, इसका भी वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू क्या है 1 है, यानी b बट्टा a, ये हो जाएगा cos थीटा बट्टा sin थीटा, किसका सूत्र होता है, कॉट का, बराबर 1। यानी सीधा सीधा देखा जाए तो cot x बराबर a को धकेल के या ऊपर ले जाइए और b को धकेल के नीचे आइए, यानी a बट्टा b आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा b। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 का क्या होगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और ऑलरेडी यहाँ आपको एक घटा दिया तो 1 में से घट के कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। 50वें प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ये है आपका -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कहिए कॉस स्क्वायर ए का होता है, कॉस स्क्वायर ए का, यानी ये हो जाएगा -10 स्क्वायर ए और 1/cos स्क्वायर जो है 1/cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए का, सेक स्क्वायर ए का। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए 10 माइनस में है ना, -10 स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है आपका 1 होता है। तो आपका ऑप्शन 1 कहीं पर बी में दिया हुआ है। आई होप कि आप इन 50 प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। अगले स्लाइड पार्ट में हम आपको 51 से लेकर के 100 तक लेकर के आएंगे, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। सुबह से 5 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे तक अन्य कामों में बिजी रहते हैं और वो समय निकाल करके आपके बीच आते हैं। और आपसे मेरा उम्मीद रहता है कि कुछ ना कुछ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे कमी हो या कुछ अच्छा हो, दोनों चीज़ की। कमी तो सेटअप की थोड़ी समस्या है, लाइट का प्रॉब्लम आता रहता है। हर दिन आपको हम आश्वासन देते हैं कि आज ठीक करेंगे, कल ठीक करेंगे, लेकिन व्यस्तता इतनी है जिसकी वजह से हम नहीं ठीक कर पाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा ज़रूर ठीक कर देने का। ठीक है, जब इसमें तुल गए हैं तो ज़रूर ये सेवा भाव से ही आपके बीच आते रहेंगे। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त, लेते हैं आप सभी से विदा। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।